सर ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स मेल कर दी। सर मैं निकलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या जाने की? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन खुश तो करती हो ना? हुँ? आज रात मुझे खुश कर दो। क्या कहती है? ज्यादा ना सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। मैं और नलिन तुम्हारे और मुकेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। और सोचो, मुकेश की वाइफ को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? मुकेश तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? सर मैं मानता हूं कि मैंने साक्षी का कई बार फायदा उठाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। एक मजबूर लड़की को उसकी मां की बीमारी का बहाना बनाकर तूने ब्लैकमेल किया। भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि साक्षी को तूने नहीं मारा, लेकिन ये कंफर्म है तूने उसे एक्सप्लॉइट किया। यही रखो इसे। सर नारायणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो साक्षी के साथ उस बंगले में आता था। ऐसा लग रहा है देखा है मैंने इसे, पर फिलहाल पहचान में नहीं आ रहा। हाँ देखा था। साक्षी के सीडीआर को चेक किया। सुरेश के बेटे आर्यन और साक्षी के बीच कई बार बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी के मर्डर वाले दिन भी आर्यन ने साक्षी को फोन किया था। यस, ये आर्यन है। शर्मा ये देखो इसका हेयर स्टाइल। आर्यन ही वो लड़का है जो साक्षी से मिलने वो कंपनी के बंगले में जाता था। एक सेकेंड, पापा ऑफिस में नहीं है और ना ही नलिन अंकल। तेरे पापा तो ऑलरेडी हमारे मेहमान हैं, और अच्छा है नलिन में यहाँ नहीं है, क्योंकि तेरे से सवाल करते तो खामा-खा अड़ंगा लगाता। क्या? मुझसे सवाल? क्यों? केबिन में बात कर। केबिन में क्यों? यहीं कीजिए, सबके सामने। ठीक है, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो यही पूछ लेते हैं। साक्षी को तू कितनी अच्छी तरह से जानता था? साक्षी मैं नहीं जानता था। झूठ बोलता है। इस कंपनी में एम्प्लॉय थी वो, और बोलता है नहीं जानता। हाँ मतलब मैं उसे एम्प्लॉय की तरह जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं। तो फिर कंपनी के बंगले में उससे क्यों मिलने जाता था? एक सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ ही मत बोलिए आप। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आई विटनेस है हमारे पास, जिसने तुझे और साक्षी को उस बंगले में कई बार देखा था। 4 मार्च को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, तेरे फोन की लोकेशन उसी बंगले के पास की है। बोल, क्यों मारा साक्षी को? क्यों मारा? बताओ वरना यहीं हड्डियां तोड़ूंगा मैं तेरी, वो भी सबके सामने। बोल। और क्या करता मैं सर? मैंने उस साक्षी को कितनी बार वार्न किया, उससे भीख तक मांगी कि वो मेरे पापा से नहीं मिले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मेरी माँ उसकी वजह से कितना परेशान हो रही थी। नहीं, कहाँ था मतलब? ऑफिस में तो नहीं थे। सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ क्या? बाहर मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, ऑफिस में साक्षी के साथ मीटिंग के लिए जगह नहीं मिलती तो बाहर मीटिंग करते हो। पापा, मेरे मामलों से ना दूर है। मतलब वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या? अरे बात तो पूरी करके जाओ, वरना क्या? ये हमारी घर की हर रोज की कहानी हो गई थी सर, तो हमने सोचा कि हम इस झगड़े को सुलझा देते हैं। तो हमने साक्षी को कंपनी के बंगलों में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये घटिया काम करिए, तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की इलाज के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम बस मेरे पापा का पीछा छोड़ दो, बस। तो उस बंगले के पास में रहने वाली नारायणी को लगा कि तुम दोनों की लड़ाई दो प्यार करने वालों की नोकझोंक है, और तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी ना? साक्षी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा।
इसलिए उसने पापा से मिलना बंद नहीं किया। दिन पे दिन मेरे घर के हालात और ख़राब होते जा रहे थे, तो फाइनली मैंने गन का सहारा लिया। गन कहाँ से मिली? पापा की कार की सीट से। मुकेश अंकल की मौत के अगले दिन जब मैं हर रोज की तरह जॉगिंग पे जा रहा था, पापा बहुत गुस्सा होते अगर उन्हें मालूम पड़ता कि मैंने उनकी गन छुई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। इसलिए पापा के डर से मैंने उस गन को सेफ जगह छुपा दिया। लेकिन सर स्ट्रेंजली पापा ने कभी उस बारे में जिक्र ही नहीं किया। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं पापा को ही मार दूं मैं, लेकिन पापा को मार के मेरी माँ को विधवा बना के सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक आखिरी बार साक्षी को मिलता हूँ, और हम फाइनली 4 मार्च को 6 बजे मिले। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है यही बोलो, और मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ ले और मेरे बाप से मिलना छोड़ दे। तो तू अपने बाप से क्यों नहीं बोलता कि वो मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दे? मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता है और मैं उसकी। चुप हो जा, झूठ बोल रही है तू। तूने फंसाया मेरे बाप को, पैसों की भूखी है तू। तो अपने बाप से जाकर पूछना, हो सकता है तेरी माँ को ऐसे ही फंसा के लेकर आया हो, जबरदस्ती शादी की हो, और तेरी माँ ने भी उसके साथ पैसों के लिए शादी की हो, है ना? उसे मार दिया, उसका खून बह रहा था। मैं काफी घबरा गया था सर। घबराहट के मारे मैंने उसका फोन दीवार पर फेंक दिया, ये सोचकर कि वो टूट जाएगा। में से मिली थी, और फॉरेंसिक से ये साबित हो चुका है कि वो वही गन थी जिससे मुकेश को मारा गया था। अब झूठ मत बोल और सच बता। मैं सच बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं पता कि मेरी कार में गन कहां से आई। सर अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि गन कहां से आई। शर्मा, कहीं ये सुरेश सच तो नहीं बोल रहा है? कोई सचमुच में ही सुरेश को मुकेश के मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा हो? सर जब ऑफिस में पूछताछ की थी तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि ऑफिस की कार तीनों पार्टनर्स यूज करते हैं, और एक एक्स्ट्रा चाबी ऑफिस में भी होती है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो कातिल इन तीनों पार्टनर्स की फैमिली में से ही कोई है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच उन चाबियों तक थी। उसने मुकेश का मर्डर किया और गन इस सुरेश की कार में प्लांट कर दी। कौन हो सकता है ऐसा? पुलिस ने साक्षी के कातिल को ढूंढ लिया था। आर्यन ने साक्षी का कत्ल किया था अपनी माँ की खुशियाँ वापस लौटाने के लिए, बिना ये सोचे कि इस कदम से उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर सवाल अभी भी वही था कि मुकेश का कातिल कौन है। पुलिस की हर संभव कोशिश एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करने का सोचा, और तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे पुलिस ने पहली बार गलती से नजरअंदाज कर दिए थे। इसमें साफ साफ तो लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को जो गोली मारी गई वो सीधी नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बड़ी भूल हमसे हुई कैसे? सर ये बात तो मैंने आपको बताई थी, इसमें भूल कैसे? भूल यही है कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुकेश अग्रवाल की हाइट 6 फीट की थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे लगभग 10 फीट दूर से गोली मारी गई, और गोली की ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ थी। जनरली लोग जब शूट करते हैं तो वो चेस्ट पे निशाना लगाते हैं, लेकिन मुकेश को गोली शोल्डर पे लगी। इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था जो सिर्फ 10 फीट की दूरी से सही निशाना नहीं लगा पाया। शर्मा, जरा शोल्डर को एम करो और शूट करो। वेरी गुड। गुप्ता, अब तुम वहां जाओ और शोल्डर को एम करके शूट करो। सर करेक्ट। शर्मा, जरा इधर आओ, ये देखो, ये वो टारगेट है जो तुम्हारी बुलेट से हिट हुआ। वो एकदम सीधी बॉडी के पार हुई है, और गुप्ता ने जो शोल्डर पे गोली शूट की उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जिसने भी शूट किया है उसकी हाइट मुकेश की हाइट से काफी कम थी। गुप्ता, तुम्हारी हाइट कितनी है? सर मेरे 5'8". 5 फुट 8 इंच। शर्मा, हमारे सस्पेक्ट्स में से किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है? जरा पता लगाओ। सर
मुकेश मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट, सुरेश उसकी पत्नी काजल, उसका बेटा आर्यन, मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, उसकी बेटी नीति, मुकेश की पत्नी अलका और वो लॉयर परवेश और उसका बेटा कार्तिक, किसी की भी हाइट मुकेश की हाइट से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है या बहुत कम है। किसी की भी हाइट परफेक्ट 5 फुट 8 इंच नहीं है, वो सिर्फ तेरी है। बता क्यों मारा अपने फादर को? मैंने अपने पापा को नहीं मारा। तो रो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मारना था, उन्हें तो बस एक गोली में घायल करना था। मतलब गोली तू नहीं चलाई? ये सब पापा का ही आइडिया था। मैं आप पे गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है, ताकि मैं ये इल्जाम सुरेश और नलिन पे लगा सकूं। उन दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी ऑफिस में। एक बार वो दोनों अरेस्ट हो गए ना, पूरी कंपनी हमारी होगी। जिंदगी में इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? पर साक्षी का क्या? आप उसे छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा उसे मैं। प्रॉमिस? हाँ। पापा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मेरे पास सुरेश अंकल के कार की डुप्लीकेट चाबी भी थी और मैं वहां चला गया जहां पापा ने मर्डर का प्लान किया था। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है कि यहाँ आधी रात को भी ट्रैफिक होता है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई कार पास होती है। सिटी हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात, सुरेश का घर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पापा मुझे डर लग रहा है बहुत। कर पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम कर लो। जाकर जरूर ड्रिंक करेंगे और सुरेश अंकल जब ड्रिंक करते तो अपनी गाड़ी नहीं चलाते। ये मुकेश का लालच ही था जिसने उसकी सोच पे पर्दा डाल दिया था। मुकेश का कातिल खुद मुकेश ही था। मुकेश ने प्लान तो अच्छा बनाया था, पर 10 मिनट की देरी ने उसकी जान ले ली और फिर शूटिंग एक एक्सीडेंटल मर्डर बन गया। पुलिस ने राहुल को अपने पिता के प्लान में साथ देने और फिर शूटिंग के लिए गिरफ्तार किया। मुकेश के प्लान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में चूक नहीं हुई होती तो ये केस शायद पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन इस केस की नियति कुछ और थी। और 1 साल बाद एक और खून होने के बाद पुलिस को न सिर्फ दोनों कत्ल में माउजर गन का कनेक्शन मिला, बल्कि ये केस भी उसके अंजाम तक पहुंचा। लालच बुरी बला है, संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के इस नए अध्याय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।